फोटोवोल्टिक इफेक्ट की नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली इस तरीके से आपका सोलर सेल बना हुआ रहता है, जिसमें आपका जो अपर लेयर रहता है वो आपका एन लेयर रहता है, एन टाइप सिलिकॉन रहता है। नीचे का जो लेयर रहता है वो आपका पी टाइप का सिलिकॉन रहता है, और ये आपका डिप्लेशन लेयर रहता है जहां की इलेक्ट्रॉन्स और होल की पैर बनी हुई रहती है। अब यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है फोटोवोल्टिक इफेक्ट में, जब भी आपका सनलाइट आती है तो सनलाइट में आपका नॉर्मली फोटोन रहता है। जो फोटॉन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल की जो पैर बनी हुई रहती है उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको ब्रेक करती है। और ब्रेक करने से क्या होगा, आपका होल है वो पर्टिकुलरली नीचे की साइड जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका ऊपर की साइड एंड साइड जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका ऊपरी लेयर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो आपका नेगेटिव लेयर बन जाएगा, और होल आपका जो पी साइड जा रहा है तो वो पर्टिकुलरली आपका नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव साइड बन जाएगा। सो नॉर्मली जब सनलाइट इसके ऊपर आता है तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल है वो सेपरेट होते हैं। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका एन टाइप सिलिकॉन है वहां पे आ गए, और जो होल्स थे वो आपका पी टाइप सिलिकॉन्स थे नीचे की साइड वहां पे वो इकट्ठा हो गए। तो ऊपर की साइड हमने यहाँ पे जो बस बार लगाए हुए वो आपका नेगेटिव बस बार हो जाएंगे, और नीचे की साइड हमारे जो बस बार लगे हुए रहते हैं वो आपके पॉजिटिव बस बार हो जाएगा। इस तरीके से आपका करंट फ्लो होता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स और होल का यहाँ पे नीचे पैर बन जाएगा। तो जैसे ही सनलाइट आती है उसमें फोटॉन्स रहता है, फोटॉन्स एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल को वो ब्रेक करता है। इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप रीजन के साइड मूव होता है, जो होल्स है वो पी साइड रीजन के टाइप साइड मूव होगा, और इलेक्ट्रॉन्स आपके सिस्टम में फ्लो होते हैं जिससे आपकी नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके का जो सिस्टम या जो मटेरियल्स रहता है, जिस ये पर्टिकुलर जो इफेक्ट रहता है इसको हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। और सोलर सेल की बात करें, नॉर्मली अभी जो इंडियन मार्केट में सोलर सेल्स अवेलेबल है तो इसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के सोलर सेल्स अवेलेबल है, थिन फिल्म के है, और मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स अवेलेबल है। जो सबसे ज्यादा हम रूफटॉप में यूज करते हैं या जिसके ऊपर गवर्नमेंट अभी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो वो मोनो या मल्टी क्रिस्टलाइन सेल्स है, जो कि क्रिस्टलाइन सेल्स है। इसके अलावा जो हमने आगे डिस्कस किया जो थर्ड टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है थिन फिल्म सोलर सेल, जो तीन तरीके के मटेरियल से बनते हैं। एक अमोर्फस सिलिकॉन हो गया, एक CIGS हो गया, कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड, और एक CDT हो गया, कैडमियम टेलराइड। और नॉर्मली ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो सोलर सेल बनाया जाता है, हेट्रोजंक्शन या ड्यूअल पीएन जंक्शन जिसमें रहता है, तो उसको HIT मॉड्यूल्स कहा जाता है, हेट्रोजंक्शन इंटेंसिक मॉड्यूल्स। उसमें दोनों मटेरियल्स हम यूज करते हैं। अमोर्फस सिलिकॉन इट मीन की वो थिन फिल्म का भी टाइप हो गया, और दूसरा हमारा मोनोक्रिस्टलाइन रहता है जो हमारा सबसे हाईली एफिशिएंट मॉड्यूल या सबसे हाईली एफिशिएंट मटेरियल्स माना जाता है। यहाँ पे आपको जो सोलर सेल दिखा हुआ है, सबसे पहले जो सोलर सेल है वो आपका मोनोक्रिस्टलाइन का है, उसके बाद जो सोलर सेल दिखाई दे रहा है वो आपका मल्टी क्रिस्टलाइन का है, और बाकी के जो दो सेल्स है वो आपके थिन फिल्म के है, अमोर्फस और CIGS थिन फिल्म के है। नॉर्मली नेकेड आई से देख के भी हमें पता चल सकता है कि कौन सा मोनोक्रिस्टलाइन है, कौन सा मल्टी क्रिस्टलाइन है, और कौन सा थिन फिल्म है। नॉर्मली मोनोक्रिस्टलाइन में आप देखोगे यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको एज दिखाई दे रहा है चारों कॉर्नर पे, तो ये आपका मल्टी या सॉरी ये आपका मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल या मोनोक्रिस्टलाइन सेल हो गया। दूसरा जो मल्टी क्रिस्टलाइन है बट स्क्वायर रहेगा, कहीं पे भी आपको एजेस देखने को नहीं मिलेगा, और दूसरा कलर डिफरेंस है दोनों में। मोनोक्रिस्टलाइन आप देखिए डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जबकि मल्टी क्रिस्टलाइन है उसमें आपको ब्लू के डिफरेंट डिफरेंट शेड दिखाई देते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट शेड क्यों दिखाई देते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज रहती है, जो एटॉम्स अरेंज किए हुए रहते हैं इंटरनली, उसके कारण पर्टिकुलरली आपको शेड दिखाई देते हैं। उसके बाद थिन फिल्म की अगर बात करें, थिन फिल्म में पर्टिकुलरली सोलर सेल नहीं होता है, उसमें एक सिंगल लेयर होता है। सपोज इस तरीके से आपका मॉड्यूल बना हुआ है, तो नॉर्मल मल्टी और मोनोक्रिस्टलाइन में क्या रहता है, आपका इस तरीके से स्क्वायर सोलर सेल लगे हुए रहते हैं। थिन फिल्म में इस तरीके के सेल नहीं रहते, एक सिंगल लेयर रहता है, एक सिंगल मॉड्यूल्स रहता है। ये मल्टी और मोनोक्रिस्टलाइन में पर्टिकुलरली इस तरीके से आपके सेल रहते हैं। अगर वो थिन फिल्म मॉड्यूल है तो एक सिंगल लेयर रहेगा, एक सिंगल मॉड्यूल रहेगा जिसमें आप सेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, वो एक सिंगल लेयर रहता है। नॉर्मली सर अगर बात करें मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टीक्रिस्टलाइन की, सबसे ज्यादा इंडिया में जो मॉड्यूल्स चलते हैं या गवर्नमेंट जिसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है वो मल्टी और मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स है। उसमें भी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे पर्क मॉड्यूल हो गया, टॉपकॉन मॉड्यूल हो गया, बाइफेशियल मॉड्यूल हो गया।
अगर इसमें बेस आप मटेरियल्स देखने जाओगे तो अब वो सिलिकॉन रहता है, वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन ही रहता है, पर इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने मैन्युफैक्चर किया है, इसके लिए है इसका डिफरेंट डिफरेंट हमने इसको नाम दिया हुआ है। सपोज स्टैंडर्ड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे जो देख रहा है ये आपका स्टैंडर्ड सेल है, जो आपका नॉर्मल मल्टीयर मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स हम कहते हैं। सबसे ऊपर का ये जो रहता है ये आपका बस बार रहता है, उसके बाद ये आपका सिलिकॉन वेफर रहता है, और लास्ट में जो रहता है वो आपका एल्यूमिनियम वेफर रहता है। एल्यूमिनियम का एक पैसिवेशन रहता है, एक एक पर्टिकुलर हमने लेयर लगाया हुआ है, ताकि अगर सनलाइट यहाँ से आती है तो ये यहाँ से निकल ना जाए, इसको हम यहाँ पे होल्ड कर सके। तो उसके लिए हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे एल्यूमिनियम का लेयर लगाया हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है, सनलाइट आती है यहाँ पे आएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ पे ये होल्ड कर देगी, एल्यूमिनियम है वहां से वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। पर्क मॉड्यूल में हमने क्या किया, जो एल्यूमिनियम का लेयर लगाया हुआ था इसके ऊपर एक सिलिकॉन नाइट्राइड का लेयर लगा दिया, जो कि एंटी रिफ्लेक्टेड सॉरी जो कि रिफ्लेक्टेड लेयर है। तो क्या होगा, सनलाइट यहां से आती है, अगेन वो रिफ्लेक्ट होकर यहां से वापस जाएगी। तो जब वो वापस जा रही है तो वहां पे भी अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल का पैर बना हुआ है तो वहां पे भी वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज कर पाएगी, वो वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर पाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल पर्क मॉड्यूल हो गया, जिसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आपका एल्यूमिनियम का पैसिवेशन रहता है इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टेड कोटिंग किया हुआ रहता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो सर इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भाई ये जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं सोलर मॉड्यूल्स की एफिशिएंसी में, तो वो इन्हीं कारणों से है। मतलब कि एक स्टैंडर्ड जो हम लोग पहले मल्टी क्रिस्टलाइन की बात करते थे वो 14, 15, 16% के हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो आए वो PERC आए, पर्क के साथ आए। तो नहीं, उसके बाद ये आया अपना मल्टी क्रिस्टलाइन, नहीं मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन। तो उसके बाद वो जो एफिशिएंसी हुई वो 18, 19 तक पहुंच गई। फिर उसके बाद पर्क आया तो उससे भी 1-2% का इंक्रीज हुआ। आज के में टॉप फोन की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। एम आई राइट सर? यस सर, डेफिनेटली। ओके सर, ओवर टू यू। ओके। उसके बाद अगर बात करें पर्क के बाद सबसे ज्यादा मॉड्यूल्स जो अभी मार्केट में अवेलेबल है या सबसे ज्यादा जो बिक रहे हैं वो आपका बाइफिशियल मॉड्यूल हो जाएगा। कई जगह पे मैंने सुना है कि बाइफिशियल मॉड्यूल है, दोनों साइड पे आपका सेल रहेगा, वो पावर ज्यादा जनरेट करेगा। डेफिनेटली सर वो पावर ज्यादा जनरेट करेगा बाइफिशियल है तो। और उसमें जो सेल लगा हुआ रहता है वो सिंगल सेल रहता है, ऐसा नहीं है कि हमने दोनों ही साइड सेल यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमने नॉर्मली सर क्या किया था, जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स था तो उसमें नीचे हमने एल्यूमिनियम का पैसिवेशन किया हुआ था, एक एल्यूमिनियम का पेस्ट लगाया हुआ था। तो इससे क्या होता था, अगर इस तरीके से सनलाइट आपकी नीचे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो यहाँ से वो ये एल्यूमिनियम का लेयर क्रॉस नहीं कर पाती थी, तो वहां से आपका इलेक्ट्रॉन्स या होल से वो एनर्जाइज नहीं हो, आपका इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज नहीं हो पाता था, आपका इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं हो पाता था। तो नॉर्मल जो बाइफिशियल मॉड्यूल होता है, सेल यही होता है मोनोक्रिस्टलाइन या मल्टीक्रिस्टलाइन जो हम यूज करते हैं, पर यहाँ से हमने ये एल्यूमिनियम का जो पैसिवेशन किया हुआ है, जो लेयर लगाया हुआ है वो रिमूव कर दिया। उससे क्या होगा, अगर सनलाइट इस तरीके से यहाँ आती है, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, तो यहाँ पे वो सेल को पेनिट्रेट कर पाएगी, वहां पे भी वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर पाएगी। तो नॉर्मल सेल जो एल्यूमिनियम पैसिवेशन के साथ रहता है उससे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जनरेट हो गए, उससे आपका एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जनरेट होने के कारण पावर आप ज्यादा जनरेट कर पाओगे। अदरवाइज टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो सेम आपका मोनोक्रिस्टलाइन ही रहता है, पर सिर्फ हमने यहाँ से जो एल्यूमिनियम था उसका पैसिवेशन सेल में से रिमूव किया हुआ है। हाफ कट सेल की बात करें सर, नॉर्मली हाफ कट सेल मॉड्यूल्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, तो उसमें आपका जो मॉड्यूल्स रहता है वो मॉड्यूल्स सेम टेक्नोलॉजी का रहता है, मल्टी या मोनोक्रिस्टलाइन का। पर जो हम एक सेल यूज करते थे नॉर्मली, जिसका डायमेंशन रहता था 156 mm बाय 156 mm का, तो हमने इसको बीच में से कट कर दिया और फिर वो कट करके हमने सोलर मॉड्यूल में लगा दिया। तो ये हमारा हाफ कट सेल मॉड्यूल हो गया। सर पुराने जो मॉड्यूल्स आते थे 260 वॉट पीक या 275 या 280 वॉट पीक के, तो उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स रहते थे वो आपका ऑलमोस्ट 60 सेल्स का मॉड्यूल बना हुआ रहता था, और हर एक सेल आपका सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रहता था। उसके बाद जो मोर देन 300 350 वॉट पीक के मॉड्यूल्स मार्केट में आए, तो उसमें जो सेल रहते थे वो नंबर ऑफ सेल आपका नॉर्मली 12 सेल रहते थे, सॉरी 72 सेल्स रहते थे, 12 एक लाइन में लगे हुए रहते थे इस तरीके से, अगेन इस तरीके से 12, और ऐसा 6 रो आपका बना हुआ रहता था जो कि आपका पावर जनरेट करता था। नॉर्मली उसका जो वॉट पिक रहता था वो 300 वॉट पिक से लेके
450 वॉट पिक तक का मार्केट में अवेलेबल था। अभी जो मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है जिसको हाफ कट सेल्स हम बोलते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स आपका 72 ही रहता है, पर हमने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होके 72 की जगह पे वो आपका 144 हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। तो अभी जो मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है हाफ कट सेल मॉड्यूल्स, तो उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं उसमें नॉर्मली 144 सेल्स लगे हुए रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है सर, पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखिए दो जंक्शन बॉक्स लगे हुए, दो साइड आपका बना हुआ है, एक ये ऊपर का साइड हो गया, एक ये नीचे का साइड हो गया। दोनों ही जगह पे आपका पावर कनेक्ट होता है। यहाँ पे जो बाईपास डायोड रहता है ये दोनों के बीच में लगा हुआ रहता है। अब इससे सर फायदा ये होता है, पुराने मॉड्यूल्स में ये प्रॉब्लम्स आती है कि सपोज मैंने एक मॉड्यूल यहाँ पे लगाया हुआ है, दूसरा मॉड्यूल यहाँ पे लगाया हुआ है, तो कई बार ये होता था कि अगर इसका शेडो आपके मॉड्यूल्स के ऊपर आता है, नीचे की लाइन में आता है, यहाँ पे आता है, तो वो पूरे मॉड्यूल का पावर कम कर देता था। रीजन ये था कि आपका पर्टिकुलर मॉड्यूल सारे इस तरीके से जिगजैग कनेक्टेड रहते थे, तो अगर नीचे के सेल्स में कहीं पे भी शेडो आया तो सारे मॉड्यूल्स को कवर करता था, सारे मॉड्यूल्स का पावर कम कर देता था। तो जहां पे हमने अभी हाफ कट सेल मॉड्यूल यूज करते हैं तो उसमें फायदा ये है कि अगर ये यहाँ पे शेडो आता है, नीचे की साइड पे शेडो आता है, तो सिर्फ ये हाफ मॉड्यूल ही पावर कम करेगा। ऊपर का जो मॉड्यूल है, ऊपर के जो सेल्स है वो आपको 100% पावर डिलीवर करेंगे, जबकि नीचे का जो है उसमें पर्टिकुलरली जितना शेडो आ रहा है उसके हिसाब से आपका पावर कम हो जाएगा। तो ये एक हाफ कट सेल का बेनिफिट है कि जहां पे शेडो कास्टिंग ऑब्जेक्ट कोई आ रहा है या पार्शियल शेडो कहीं पे मॉड्यूल के ऊपर आ रहा है नीचे की रो में, तो पर्टिकुलर उस कंडीशन में आपका मॉड्यूल 100% पावर कम नहीं करेगा। हाफ मॉड्यूल्स जो आपका नीचे की साइड बना हुआ है उतना ही वो पावर आपका कम करेगा। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि भाई जब भी आप साइट सिलेक्शन करें तो उसमें आप ज़रूर देख लें कि भाई वहाँ पे कोई शैडो ऑब्जेक्ट या वहाँ पे शैडो कास्ट वहाँ पे ना हो। क्या है कि भाई अल्टीमेटली ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और अगर उसमें एक भी है सिस्टम या एक भी मॉड्यूल के ऊपर शैडो आई तो पूरे पूरे स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फर्क डालती है या डालेगी। एम आई राइट सर? यस सर, डेफिनेटली। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर जो हमने मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमोर्फस सिलिकॉन या जिसको थिन फिल्म मॉड्यूल कहते हैं उसके बारे में जो हमने बात किया था कि उसमें पर्टिकुलरली डिफरेंस क्या रहता है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिस्टल अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, उसके अंदर जो क्रिस्टल रहते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल्स रहते हैं, वो किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। तो मोनोक्रिस्टलाइन में आप देखोगे वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, इस तरीके से यूनिफॉर्मली अरेंज किए हुए हैं। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में आप देखोगे क्रिस्टल का बंच बना हुआ है, ये 5 का बंच बना हुआ है, ये कुछ क्रिस्टल का बंच बना हुआ है, पर्टिकुलरली ये आपका कुछ क्रिस्टल का बंच बना हुआ है, तो इस तरीके से आपका क्रिस्टल का बंच बना हुआ रहता है। तो जो कलर डिफरेंस की हम बात कर रहे थे वो पर्टिकुलरली ये अरेंजमेंट के कारण होता है। अगर लाइट थियरी आपको पता है तो नॉर्मली लाइट जैसा कुछ नहीं होता है, जिस वेवलेंथ से आपका जो जो लाइट आपकी आईज में आ रही है वो जिस वेवलेंथ से आएगी आपको वो कलर दिखाई देगा। जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है वो जिस वेवलेंथ से आएगी वही वही कलर आपको दिखाई देगा। तो पर्टिकुलर अगर मोनोक्रिस्टलाइन की बात करें तो सपोज यहाँ पे देखिए सारे क्रिस्टल्स एक ही लाइन में अरेंज है, तो जितनी भी लाइट्स यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आएगी तो उसका जो वेवलेंथ रहेगी वो सेम रहेगी। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या रहेगा, एक आपका 5 का बंच बना हुआ है, हो सकता है एक आपका 50 का बंच बना हुआ हो, एक 10 का बंच बना हो, तो जब भी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और आपकी आईज में आएगी और यहाँ पे स्ट्राइक करके आपकी आईज में आएगी, तो दोनों ही लाइट की जो वेवलेंथ रहती है, जो इंटेंसिटी रहती है वो आपका डिफरेंट रहेगा, जिसके कारण आपको ये पर्टिकुलर ब्लू के डिफरेंट डिफरेंट शेड दिखाई देते हैं। तो जो वेवलेंथ नैनोमीटर्स में रहती है वो डिफरेंस होने के कारण पर्टिकुलरली ब्लू के डिफरेंट डिफरेंट आपको शेड दिखाई देते हैं। और अगर थिन फिल्म की बात करें, अमोर्फस सिलिकॉन की बात करें, तो पर्टिकुलरली हर एक जो एटॉम्स है वो इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, तो वहां पे भी आप देखिए वो पर्टिकुलरली आपको एक सिंगल कलर में दिखाई देगा। दूसरा जो हमने आगे डिस्कस किया था मल्टी और मोनोक्रिस्टलाइन, यहाँ पे देखिए आपको पर्टिकुलरली सेल दिखाई देंगे, ये 12 सेल का लाइन बना हुआ है, तो टोटल इसमें 72 सेल्स लगे हुए हैं एक मॉड्यूल्स बनने के लिए। सेम चीज अगर आप थिन फिल्म में देखते हो आपको सेल नहीं दिखाई देगा, वो एक सिंगल लेयर है, पर्टिकुलरली एक सिंगल लेयर से आपका मॉड्यूल बना हुआ है। तो ये
तीनों में डिफरेंस रहता है, ये इसके इंटरनल क्रिस्टल अरेंजमेंट में डिफरेंस रहता है, और जिसके कारण जो नेकेड आई से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या उसके शेप्स दिखाई देते हैं, जो शेप दिखाई देता है, ये इसके कारण से होते हैं। जी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। यस अभी सर। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई मल्टी क्रिस्टलाइन या पॉली क्रिस्टलाइन में हमारे पास अलग अलग सेल्स का हमने अरेंजमेंट किया है, वहीं एमोर्फस में सिंगल लेयर है। यस तो ये एक चीट है या एक पेंट है या डोपिंग की जाती है या कैसे होता है इसका थोड़ा सर सा? डेफिनेटली सिलिकॉन पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम डॉपिंग करते हैं, पर नॉर्मली इसमें इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट रहते हैं, फिर इसको एक पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हैं और दूसरी साइड से गैस फ्लो करवाते हैं, तो एक पूरा लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। या फिर जैसे लैब में हम रिसर्च के लिए थिन फिल्म बनाते हैं, तो उसको जैसे हम वॉल के ऊपर स्प्रे करके कोटिंग करके कलर करते हैं, उसी तरीके से सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर स्प्रे करके फिर डिपोजिशन किया जाता है, तो वो एक सिंगल लेयर रहता है। पर नॉर्मली सर लैब में जो मॉड्यूल्स होता है, वो जो सेल रहता है वो काफी छोटा होता है, तो आप स्प्रे कोटिंग भी करोगे तो यूनिफॉर्मली डिपोजिशन होता है। जबकि बड़े मॉड्यूल में अगर आप स्प्रे कोटिंग करने जाओगे तो वहां पे पर्टिकुलरली हो सकता है कि कहीं पे ज्यादा स्प्रे होगा, कहीं पे कम स्प्रे होगा, तो वहां पे हर एक जगह पे मॉड्यूल का थिकनेस डिफर हो जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर सिलिकॉन सबस्ट्रेट रखते हैं और उसके ऊपर फिर हम गैस फ्लो करवाते हैं ताकि यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो सके। इस तरीके से नॉर्मली सर थिन फिल्म मॉड्यूल बनाया जाता है। ओके सर, तो मतलब कि अच्छा थोड़ा सा एक आसान भाषा में समझे कि भाई जैसे हम लोग पाउडर कोटिंग की प्रोसेस देखते हैं वैसा ही कुछ ये है। एक मेटल यस सर बॉडी है, डेफिनेटली। उसके ऊपर एक पाउडर लगाया, फिर उसको चैम्बर में डाला, वो बेक हो गया एंड दैट्स ऑल। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं सर।